पढ़े थे। एक पढ़ा था लिगामेंट जिसको बोलते हैं स्नायु, दूसरा पढ़ा था अपन ने टेंडन जिसको बोलते हैं कंडरा। जबकि सघन अनियमित का हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि त्वचा की डर्मिस वाले भाग में पाया जाता है, त्वचा की डर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। तो इतनी सी बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी। अब उससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, तो जल्दी से सीट बेल्ट लगा लीजिए, मोहमाया को त्याग दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, एकदम फैल के पसर के बैठ जाइए, दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर, क्योंकि रसगुल्ला आर्मी के कमांडर की क्लास है, बड़ी बवंडर जबरदस्त क्लास होने वाली है, एकदम मजा आने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो बच्चे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी दो चीजों के बारे में। हमने बोला था कि सघन नियमित संयोजी ऊतक के दो उदाहरण हमने लिखे थे, एक लिखा था लिगामेंट जिसे हमने बोला था स्नायु, एक हमने बोला था टेंडन जिसे बोला था कंडरा। अब सवाल ये था सर लिगामेंट क्या काम करता है और ये कंडरा टेंडन है ये क्या काम करता है? बेटा लिगामेंट क्या काम करता है, ये एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है। तो जब भी बोले कि आप हमें बताओ ये लिगामेंट क्या काम करता है, तो सीधी सटीक बात, लिगामेंट एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करता है। अगर कोई कहे टेंडन क्या काम करता है, तो हमने बोला ये टेंडन जो है ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है। तो हमने बोला ये क्या काम करता है, हमने बोला ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है, ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है, ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है, ये अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ता है। तो जब भी बोले लिगामेंट क्या काम करता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़े, वो है लिगामेंट, और अस्थि को कंकालीय पेशी से जोड़ने वाला जो अपने पास है वो अपने पास है टेंडन। अब सवाल था गुरुजी अगर हम दो अस्थियों का अध्ययन करें तो उन अस्थियों में लिगामेंट कहां पर स्थित होता है और टेंडन कहां पर स्थित होता है, इनके बारे में थोड़ा खुल के बताइए, बड़े ध्यान से, बड़ी इत्मीनान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने पास एनसीईआरटी माता ने ये डायग्राम दे रखे हैं। एनसीईआरटी माता का ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ये जो डायग्राम है ये मेरे पास है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, और एनसीईआरटी माता ने ये जो डायग्राम दे रखा है ये मेरे पास है डेंस इरेगुलर, ये मेरे पास है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। तो हमने बोला इन दोनों डायग्राम एनसीईआरटी माता ने दे रखे हैं, तो आप इनको पहचान लेना, देखिए नोटबुक में बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने तो वही थे जो मैंने बनवा दिए। ठीक है जी, इस डेंस रेगुलर का एग्जांपल ही तो हमने लिखा लिगामेंट तथा टेंडन, और इस डेंस इरेगुलर का ही तो एग्जांपल लिखा हमने त्वचा का डर्मिस भाग। अब बात करते हैं कि सर लिगामेंट और टेंडन की क्या कहानी है, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। बच्चे मान लीजिए अपने पास ये कोई अस्थि है, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। आप मान लीजिए अपने पास ये कोई अस्थि है, ये लो, हमने मान लिया ये अपने पास कोई अस्थि है, हमें बोला ये अस्थि है। हमने क्या देखा, ये अस्थि नंबर 1 और ये अस्थि नंबर 2, ये दो अस्थियां हैं, और हमने क्या कहा कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो काम कौन करता है, लिगामेंट। तो हमने क्या देखा, ये लाल वाली जो संरचना यहां पर दिखाई दे रही है बेटा, ये लाल वाली संरचना कुछ और नहीं, यही अपने पास क्या है, यही अपने पास है लिगामेंट। ये लाल वाली संरचना जो हमें दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, ये लाल वाली संरचना ही कुछ और नहीं, यही अपने पास है लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या काम कर रहा है, इस अस्थि 1 को इस अस्थि 2 से जोड़ने का काम कर रहा है, अस्थि 1 को अस्थि 2 से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, लिगामेंट। अब बड़े ध्यान से देखना, सवाल ये था कि गुरुजी अगर इस लिगामेंट को हम तोड़ के देखें, अगर इस लिगामेंट को हम तोड़कर देखें तो क्या होगा। लिगामेंट को जब तोड़ के हमने अध्ययन किया तो क्या पता चला, ये पता चला ये लिगामेंट एक ऐसी संरचना थी जिसमें कोलेजन तंतु भी थे और इलास्टिक तंतु भी थे। तो लिगामेंट में क्या हमने बोला, इसमें कोलेजन तथा इलास्टिन तंतु उपस्थित। हमने बोला कि ये लिगामेंट को जब तोड़ के अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें कोलेजन तंतु भी है और इसमें इलास्टिन तंतु भी, दोनों ही प्रकार के तंतु है। कोलेजन तंतु क्या प्रदान करते हैं, मजबूती, और इलास्टिन तंतु क्या प्रदान करते हैं, लचीलापन। क्या प्रदान करते हैं, लचीलापन। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि लिगामेंट जो था इनमें प्रत्यास्थता तथा लचीलापन होता है, प्रत्यास्थता तथा लचीलापन होता है। तो हमने बोला लिगामेंट वो थे जिनमें प्रत्यास्थता होती है, वो होती है बेटा उपस्थित। लिगामेंट वो संरचना थी जिसमें प्रत्यास्थता जो है वो क्या होती है, उपस्थित, प्रत्यास्थता होती है उपस्थित। अब दूसरी बड़ी बात, अब बात करते हैं हम टेंडन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेंडन के बारे में। अब मान लीजिए मेरे बच्चे कि ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये अब मान लीजिए कि हमें ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये संरचना कुछ और नहीं, हमने मान लिया ये अपने पास यहाँ पे उपस्थित कंकालीय पेशी है। ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, हमने मान लिया ये मेरे पास है कंकालीय पेशी। ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है ये मेरे पास है कंकालीय पेशी, ये लो, ये कंकालीय पेशी है। अब हमने क्या कहा कि टेंडन वो संरचना थी जो कंकालीय पेशी को अस्थि से जोड़ रही है। यहां पे हमने देखा कि ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना अपने पास टेंडन है। हमने क्या देखा कि यहां पे ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये हरे वाली संरचना, ये क्या है, टेंडन। तो हमने मान लिया भाई साहब ये जो संरचना हमें दिखाई दे रही है ये मेरे पास है टेंडन, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये मेरे पास है टेंडन। अब क्या काम करता है टेंडन, क्या काम करता है, इस कंकालीय पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। हमने क्या काम किया, इस टेंडन का छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का लैब में अध्ययन किया। जब टेंडन के टुकड़े का लैब में अध्ययन किया तो बच्चे हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि इस टेंडन में तो केवल कोलेजन तंतु उपस्थित है, इसमें केवल कोलेजन तंतु उपस्थित है, मतलब इसमें इलास्टिक तंतु उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता चली कि इसमें केवल कोलेजन तंतु उपस्थित, इसमें केवल कोलेजन तंतु उपस्थित। अब याद रखना कोलेजन तंतुओं में प्रत्यास्थता नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना ये टेंडन जो होते हैं इनमें प्रत्यास्थता जो होती है वो होती है अनुपस्थित, इनमें प्रत्यास्थता जो होती है वो होती है अनुपस्थित। तो ध्यान रखना लिगामेंट में प्रत्यास्थता उपस्थित होती है जबकि टेंडन में प्रत्यास्थता अनुपस्थित होती है, टेंडन में प्रत्यास्थता अनुपस्थित होती है। लिगामेंट में कोलेजन और इलास्टिन दोनों तंतु प्रेजेंट है इसलिए ये होते लचीले, लेकिन टेंडन लचीले नहीं होते क्योंकि इलास्टिन तंतु इनको लचीलापन प्रदान करता है और टेंडन में इलास्टिन तंतु नहीं होता, इलास्टिन तंतु नहीं होता। तो एक बार जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम ही पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएगा। यस, जल्दी से मेरे बच्चों, यस, जल्दी से डायग्राम बनाइए। यस,
डायग्राम बनाना मेरे बच्चे, डायग्राम। चैटिंग मुझे रुकी हुई सी दिख रही है, इसके आगे मूव नहीं हो रही, वैसा क्या चक्कर है? यस, नोट करिए मेरे बच्चे, अब बड़ा ध्यान रखना। अब एग्जाम में अपने पास एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है, बहुत ध्यान से देखना। हमें ये तो याद रहता है कि एक है लिगामेंट और एक है टेंडन। लिगामेंट और टेंडन में हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर रहती है कि एक तो बोन को बोन से जोड़ता है और एक बोन को मसल से जोड़ता है, लेकिन कंफ्यूज ये हो जाता है कि यार कौन सा जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है कि टेंडन बोन को बोन से जोड़ता है, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, बड़े ध्यान से देखना। हमने इसके लिए ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक में एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की का नाम हमने लिया है। लड़की का नाम है बबली। इसकी हमने बनाई आपके सामने ट्रिक। ट्रिक और ट्रिक में एक लड़की का नाम है बबली। ट्रिक में लड़की का नाम क्या है बेटा, बबली, है ना? तो भाई साहब देख लो बड़े ध्यान से, हम बबली के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिक में लड़की का नाम है बबली। बबली, तो बड़े ध्यान से देखना, लड़की का नाम है बबली। अब बबली से क्या लॉजिक निकल के आता है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। इस कैपिटल बी का मतलब होता है बोन। कैपिटल बी का मतलब क्या होता है, बोन। इस दूसरे कैपिटल बी का भी मतलब होता है बोन, और इस एल आई का मतलब होता है लिगामेंट। लिगामेंट, इसका मतलब होता है लिगामेंट। मतलब एक बोन को दूसरी बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो याद रखना, जब भी सवाल पूछे टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड, तो कंफ्यूज होने की कतई भी जरूरत नहीं है। तुम इस बबली डार्लिंग को याद कर लेना कि बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, तो बोन को मसल से कौन जोड़ेगा, टेंडन। अब भाई साहब जो ही हमने बताया बबली से कि तेरे नाम की तो ट्रिक बनी हुई है ना? तो भाई साहब बबली भावनाओं में बह गई। क्यों भावनाओं में बह गई? क्योंकि उसकी वजह थी। पूछो क्या वजह थी? वजह ये थी कि उन्हें मोहब्बत करना नहीं आता। उन्हें मोहब्बत करना नहीं आता। हमें मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके मेरे दोस्त, एक उसे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। एक उसे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। भाई साहब जो ही हमने बात बोली तो बबली तो भावनाओं में बह गई, झाड़ पे चढ़ गई। अब भाई बबली झाड़ के पेड़ पे चढ़ गई तो उतारना भी तो जरूरी है। जब बबली ज्यादा भाव खाने लगी, है ना, तो हमने भी कह दिया चल हट मोटी। हमने भी कह दिया चल हट मोटी, चल हट मोटी। हमने जब बबली को कह दिया मोटी, तो मोटी की कहानी सुनना, क्या कहानी है। हमने बोला इस B4 बोन को इस दूसरे B4 बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। लेकिन इस B4 बोन को इस M4 मसल से, इस M4 मसल से कौन जोड़ता है, ये T4 टेंडन जोड़ता है। ये T4 टेंडन जोड़ता है। तो मोस्टली काम तो बबली से चल जाएगा, लेकिन जब बबली ज्यादा भाव करे तो कहते हैं चल हट मोटी। तो कार्यक्रम सेट है। तो जल्दी से इस पूरी कहानी को, इस ट्रिक को भी नोट कर लें। और भाई साहब एकदम मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो स्क्रीन पे एक भयंकर आग लगा दे और अपनी रसगुल्ली से कह दे कि सुनो मेरी रसगुल्ली, इसका इस आने वाले हैं, तुम फूल न बिछाना राहों में, हम दिल बिछाने वाले हैं। जल्दी से बिछा दिया जाए, जल्दी से बिछा दिया जाए। यस, जल्दी से बिछा दिया जाए, जल्दी से बिछा दिया जाए। यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, क्या बात है। नहीं सर अब हम नहीं रुकेंगे गुरुजी, अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। चलो मत रुको, तो चलो हम यहाँ पे बात करके चलते हैं आपसे अगले पोर्शन के बारे में। और अगला जो बहुत खूबसूरत सा पोर्शन अपने पास है वो है विशिष्ट संयोजी ऊतक। अपने पास जो बहुत खूबसूरत सा पोर्शन अगला है वो अपने पास है विशिष्ट संयोजी ऊतक। अपने पास बहुत खूबसूरत सा पोर्शन है वो अपने पास है विशिष्ट संयोजी ऊतक। बोला सर ठीक है। अब सवाल था गुरुजी यहाँ बात हम कर रहे हैं विशिष्ट संयोजी ऊतक में। इस विशिष्ट संयोजी ऊतक में हमने कितने प्रकार के ऊतक को शामिल किया था मेरे बच्चे? दो प्रकार के ऊतक को। एक पहला था कंकालीय संयोजी ऊतक, पहला था अपने पास कंकालीय संयोजी ऊतक। और दूसरा मेरे पास था, वो मेरे पास था तरल, और मैंने कहा संवहनीय संयोजी ऊतक। दूसरा मेरे पास है तरल या मैं कहूं संवहनीय संयोजी ऊतक। अब बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपसे कंकालीय संयोजी ऊतक के बारे में। हम पहले बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कंकालीय संयोजी ऊतक के बारे में, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कंकालीय संयोजी ऊतक के बारे में। कंसंट्रेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना और बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। बताइए सबसे पहला सवाल आता है, सर आप बताइए इस कंकालीय संयोजी ऊतक की क्या खास बात है? बेटा ये कंकालीय संयोजी ऊतक जो था, इस कंकालीय संयोजी ऊतक की खास बात ये है कि इसका मैट्रिक्स जो होता है, इसका मैट्रिक्स जो होता है वो ठोस तथा लवण युक्त होता है। तो हमने बोला ठोस, ठोस तथा लवण युक्त, ठोस तथा लवण युक्त मैट्रिक्स पाया जाता है। जब भी बोले मैट्रिक्स कैसा पाया जाता है, हमने बोला इनका जो मैट्रिक्स है वो ठोस तथा लवण युक्त मैट्रिक्स है। और ये जो कंकालीय संयोजी ऊतक है ये निर्माण करता है हमारे कंकाल तंत्र का। वो याद करो कंकाल तंत्र में 206 तो हड्डियां होती है और कुछ होती है उपास्थियां। तो जब भी पूछे इसका उदाहरण क्या है, तो हमने बोला इसका उदाहरण अपने पास है कार्टिलेज, दैट इज उपास्थियां। इसका उदाहरण अपने पास है उपास्थियां। इसका उदाहरण है अपने पास बोन्स, दैट इज अस्थियां। इसका उदाहरण है अपने पास बोन्स, दैट इज अस्थियां। हमने बोला कि इन उपास्थियों और अस्थियों से मिलकर बनता है कंकालीय संयोजी ऊतक। अब हम एक एक करके बात करते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं मेरे बच्चे। पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे बोन्स के बारे में। तो पहले इतनी सी बात जो थी उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। यस यस यस, नोट किया? अब बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बच्चे उपास्थि के बारे में, कार्टिलेज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो बात कर रहे हैं उपास्थि के बारे में, कार्टिलेज के बारे में।
ये लीजिए, सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं कार्टिलेज के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे उपास्थि। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सवाल सबसे प्यारा था, सबसे सीधी सीधी बात अपन कर रहे हैं, कोई भी घुमा फिरा के टेढ़ी वाली बात करेंगे नहीं। सबसे पहला सवाल पूछेगा, सर अस्थि की परिपक्व जो कोशिका है उसे क्या बोलते हैं? अस्थि की परिपक्व कोशिका, सॉरी उपास्थि की परिपक्व कोशिका। तो अगर कोई कहे कि सबसे पहली बात बताओ उपास्थि की परिपक्व कोशिका, बेटा याद रखना उपास्थि की परिपक्व कोशिका का नाम है, वो नाम है कोन्ड्रोसाइट। उपास्थि की परिपक्व कोशिका जो है उसका नाम है कोन्ड्रोसाइट। क्या नाम है? कोन्ड्रोसाइट। अब सवाल था, सर एक बात बताओ, हमने कहा पूछो सर, उपास्थि जो थी उस उपास्थि में वृद्धि जो थी वो एक दिशीय होती है कि द्विदिशीय होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, उपास्थि में वृद्धि जो होती है वो एक दिशा में होती है कि दो दिशाओं में होती है? तो हमने बोला उपास्थि में एक दिशीय वृद्धि होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये उपास्थि जो होती है इसमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, उपास्थि में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, इसलिए उपास्थि एक असंवहनीय ऊतक है। कैसा ऊतक है? हमने बोला असंवहनीय ऊतक, असंवहनीय ऊतक है। तो जब भी बोले उपास्थि कैसा है, हमने बोला ये एक असंवहनीय ऊतक है क्योंकि इसमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। अब बहुत ध्यान से देखना, सवाल पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम उपास्थि का एक छोटा सा टुकड़ा ले, ये लो भाई साहब, हमने क्या काम किया, उपास्थि का ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इस छोटे से टुकड़े का हमने अध्ययन शुरू किया। जब छोटे से टुकड़े का अध्ययन शुरू किया तो हमने क्या नोटिस किया कि जो उपास्थि है, इस उपास्थि के छोटे से टुकड़े को लिया और उसका जब अध्ययन शुरू किया तो हमने क्या पता लगाया, हमने ये पता लगाया कि ये जो उपास्थि है, ये लो, ये जो उपास्थि है, हमने बोला ये उपास्थि है, ये उपास्थि है और ये उपास्थि का हमने बोल दिया यहां ये सफेद रंग का जो दिखाई दे रहा है ये इस उपास्थि का मैट्रिक्स है। क्या है? इस उपास्थि का मैट्रिक्स है, ये इस उपास्थि का मैट्रिक्स है। बोला सर ठीक है। हमने बोला उपास्थि के अंदर कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जाते हैं? कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। हमने मान लिया ये जो अपने पास हमने बना दिए, ये यहां पे प्रेजेंट कोलेजन तंतु है, ये यहां पे प्रेजेंट कोलेजन तंतु है। ये लो, हमने मान लिया ये मेरे पास उपास्थि का छोटा सा सेक्शन है। बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या बोला, ये जो सफेद वाला भरा पड़ा है ये इस उपास्थि का है मैट्रिक्स, ये मेरे पास उपास्थि का क्या है, ये मेरे पास है इस उपास्थि का मैट्रिक्स, ये मेरे पास है उपास्थि का मैट्रिक्स। हमने बोला ये जो पीले रंग के बनाए हैं मैंने, ये मेरे पास है कोलेजन तंतु, ये मेरे पास है कोलेजन तंतु, ये मेरे पास है कोलेजन तंतु। यहां पे देखो इस मैट्रिक्स में ये हमने छोटी छोटी क्या बना दी, गुहाएं। ये क्या बना दी? छोटी छोटी गुहाएं। ये जो हरे रंग की छोटी छोटी गुहाएं हमने यहां पे बनाई है, ये रही, ये छोटी छोटी जो गुहाएं बनाई है, इन गुहाओं को बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं? इन गुहाओं को बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं? लैक्यूना। तो जब भी बोले लैक्यूना क्या है तो मैं कहूं मैट्रिक्स में पाई जाने वाली छोटी छोटी गुहाएं हैं, मैट्रिक्स में पाए जाने वाली छोटी छोटी गुहाएं हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लैक्यूना। तो जब भी कोई पूछे लैक्यूना को परिभाषित करो तो हम कहेंगे मैट्रिक्स में पाई जाने वाली छोटी छोटी गुहाओं को लैक्यूना कहते हैं, लैक्यूना कहते हैं। तो जब भी कोई कहे बताओ लैक्यूना क्या है तो आप कहोगे मैट्रिक्स में जो छोटी छोटी गुहाएं पाई जाती हैं उनको बोलते हैं लैक्यूना। हमने जब इन लैक्यूना का अध्ययन किया तो पता चला कि इन लैक्यूना के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं। किसी लैक्यूना में एक कोशिका है, किसी लैक्यूना में हमें दो कोशिकाएं दिखाई दी, किसी लैक्यूना में हमें तीन कोशिकाएं दिखाई दी, किसी लैक्यूना में हमें तीन कोशिकाएं दिखाई दी, किसी लैक्यूना में हमें चार कोशिकाएं दिखाई दी। पूछेगा सर ये लैक्यूना के अंदर मैट्रिक्स के अंदर ये गुलाबी रंग की जो बनाई आपने वास्तविकता में है क्या? ये बेटा ये जो मैंने गुलाबी रंग की जो लैक्यूना में बनाई है, ये जो गुलाबी रंग की बनाई है, ये जो गुलाबी रंग की बनाई है, ये एग्जैक्टली में कोन्ड्रोसाइट कोशिका है। कौन सी कोशिका है? कोन्ड्रोसाइट। तो हमने बोला ये अपने पास है कोन्ड्रोसाइट, ये अपने पास है कोन्ड्रोसाइट। तो जब भी कोई कहे बताओ कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं कहां स्थित होती है तो मैं बोलूंगा कि ये कोन्ड्रोसाइट कोशिकाएं मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है, मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है। तो हमने बोला ये, हमने बोला मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है, अंदर स्थित होती है। ये मैट्रिक्स में कहां स्थित होती है? लैक्यूना के अंदर। अब पूछेगा बताओ एक लैक्यूना में कितनी कोशिका? एक लैक्यूना जो था उसमें मिनिमम एक और मैक्सिमम चार, मिनिमम एक मैक्सिमम चार। तो यहां पे हमने बोला एक लैक्यूना बराबर एक से चार कोन्ड्रोसाइट। तो जब भी बोले बताओ एक लैक्यूना में कितनी कोशिका तो आप कहोगे एक लैक्यूना में मिनिमम एक और मैक्सिमम चार कोन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है, एक लैक्यूना में मिनिमम एक और मैक्सिमम चार कोन्ड्रोसाइट पाई जाती है। बोला सर ठीक है। अब कहानी पलटेगी, थोड़ी सी सीन पलटेगा। हमने तंतुओं के बारे में बात कर ली, हमने लैक्यूना के बारे में बात कर ली, लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट कोन्ड्रोसाइट के बारे में बात कर ली। अब सवाल सबसे बड़ा था कि गुरुजी ये उपास्थि का मैट्रिक्स है। हमने कहा हां। तो सबसे पहले तो ये बताओ ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को बनाया किसने? हमने बोला इस मैट्रिक्स को बनाने वाली कौन सी कोशिका है? कोन्ड्रोसाइट। मैट्रिक्स का स्रावण कौन करती है? कोन्ड्रोसाइट। तो सबसे पहला बात जब भी मैट्रिक्स के बारे में पूछे तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात कोन्ड्रोसाइट द्वारा स्रावण। तो जब भी बोले कि बताओ इसका स्रावण जो है वो इसका स्रावण जो है वो कौन सी कोशिका करती है तो आपका सीधा जवाब आएगा कि इसका स्रावण कोन्ड्रोसाइट कोशिका करती है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बड़ी बात, गुरुजी इस मैट्रिक्स को बाहर निकाले और चेक करें तो हमें क्या खास बात पता चलेगी। हमने जब इस मैट्रिक्स को बाहर निकाला तो ये देखा कि इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट था कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल गांठ बांध लो। जब भी पूछे कि बताओ जब हमने उपास्थि के मैट्रिक्स को बाहर निकाल के देखा तो उसमें क्या था? उसमें था कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। ये क्या है? ये कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। तो हमने बोला इसमें कॉन्ड्रियोटिन
6 सल्फेट नामक म्यूकोपॉलीसेक्राइड वो पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? यहां कोंड्रीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हमने बोला कोंड्रीन प्रोटीन, वो भी यहां पे क्या होती है? उपस्थित। पूछेगा सर अगर हड्डी को और उपास्थि को कंपेयर करें तो क्या खास बात है? बेटा हड्डी को और उपास्थि को जब कंपेयर करोगे तो उपास्थि जो होती है वो हड्डियों की तुलना में लचीली होती है, हड्डियों में लचक नहीं होती। लचक किसमें होती है? वो होती है उपास्थियों में। और आपने देखा होगा जिस चीज में लचक होगी तो बाहर से कोई धक्का लगेगा उसको सहन करने की क्षमता क्या होगी उसमें? ज्यादा। जिसमें लचक होगी, लचीलापन होगा, उसमें बाहर से लगने वाले धक्के को सहन करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। मतलब उसके टूटने का चांस क्या हो गया? कम। तो एक बात याद रखना कि भाई साहब उपास्थि जो थी उसमें लचीलापन था, और वो लचीलापन किसकी वजह से था? उसके मैट्रिक्स की वजह से था, क्योंकि मैट्रिक्स में जब ये कोंड्रोइटिन 6 सल्फेट ये कोंड्रीन प्रोटीन पाया जाता था तो ये उसे लचीलापन प्रदान करते थे। तो जब भी बोले कि बताओ इस उपास्थि के मैट्रिक्स की क्या खास बात थी, तो ध्यान रखना उपास्थि का मैट्रिक्स जो था वो था अपने पास ठोस। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स कैसा था बेटा? मैट्रिक्स जो था वो अपने पास था ठोस, अनम्य, ठोस अनम्य। अनम्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाइबल, प्लाइबल तथा संपीड़न रोधी, तथा संपीड़न रोधी, तथा संपीड़न रोधी। तो जब भी बोले कि आप बताओ उपास्थि का मैट्रिक्स कैसा था? ठोस होता है, अनम्य, अनम्य प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब लचीला, अनम्य का मतलब प्लाइबल। और इस प्लाइबल का मतलब क्या होता है बेटा? इस प्लाइबल का मतलब होता है, इस अनम्य और प्लाइबल वर्ड का मतलब होता है बेटा लचीला। कैसा होता है? लचीला। और जब लचीलापन है तो बाहर से कोई धक्का लगेगा तो उसको सहन करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा। इसलिए वो है संपीड़न रोधी। वो होता है संपीड़न रोधी, वो होता है अपने पास संपीड़न रोधी, संपीड़न रोधी। क्यों? क्योंकि लचीलापन है तो बाहर से कोई धक्का लगेगा तो वो मुड़ जाएगा, मुड़ के दोबारा अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा। मतलब बाहर से लगने वाले धक्के और बल को सहन करने की क्षमता है, इसलिए हमने बोला उसे संपीड़न रोधी। अब बताओ कार्टिलेज के बारे में क्या इतनी सी बात किया है? जल्दी बताओ क्या कार्टिलेज के बारे में इतनी सी बात क्लियर है? यस जी भाई साहब जल्दी से बता दो, क्या कार्टिलेज के बारे में इतनी सी बात क्लियर है? यस जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। यस चले ओके जी। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अब हमारी एनसीईआरटी माता ने भी इस कार्टिलेज का डायग्राम बना रखा है, वो ध्यान से देखना। हमारी एनसीईआरटी माता ने भी ये कार्टिलेज का डायग्राम बना रखा है। अगर इस कार्टिलेज के डायग्राम को देखोगे बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, अगर आप इस कार्टिलेज वाले डायग्राम को देखोगे तो ये जो काले काले बना रखे हैं ना बेटा, ये कुछ और नहीं, ये अपने पास बना रखे हैं एनसीईआरटी ने कोलेजन तंतु। एनसीईआरटी माता ने ये क्या बना रखे हैं? ये बना रखे कोलेजन तंतु। ये जो गोल मटोल अंडा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल मटोल अंडा सा जो दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये मेरे पास है लैक्यूना। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है लैक्यूना। और इस लैक्यूना के अंदर, इस लैक्यूना के अंदर आप देख रहे होंगे, इस लैक्यूना के अंदर ये जो काले रंग से बनी हुई है, ये मेरे पास है कोन्ड्रोसाइट। ये मेरे पास है कोन्ड्रोसाइट, ये मेरे पास है कोन्ड्रोसाइट। और यहाँ पे ये जो गुलाबी गुलाबी से रंग का आपको जगह दिखाई दे रही काली लाइन के बीच, यही मेरे पास है मैट्रिक्स, यही मेरे पास है मैट्रिक्स। मतलब हमारी एनसीईआरटी माता ने भी अपने डायग्राम में वही चीजें दिखाई, ये सारी चीजें वही दिखाई जो हमने यहाँ पे हमारे डायग्राम में मेंशन करी। कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दिखाने का तरीका अलग अलग था। हमने हमारे समझने के हिसाब से दिखाई और उसने सीधी लिख के दे दी। तो अगर एग्जाम में डायग्राम आएगा तो ये डायग्राम आएगा, इसको देख के पहचान लेना है। जल्दी से आंखों में उतार लो इसको, जैसे प्रेमिका की फोटो उतार रखी है ना तुमने आंखों में, कह देते हो उसको देखते ही कि संगमरमर की कोई मूरत हो तुम, बड़ी दिलकश, बड़ी खूबसूरत हो तुम, जी चाहता है देखता रहूं तुम्हें, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम। बिल्कुल ऐसे इसको भी उतारो, बिल्कुल जिंदगी की जान है डायग्राम, कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए। यस जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, यस जल्दी से नोट कर दो बेटा मेरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई चले जी। अब बताओ जी, इतनी बात क्लियर है, मैं थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब बच्चे सवाल सबसे बड़ा प्यारा था कि सर आपने ये कहा कि हमारा जो कंकाल तंत्र है उसमें 206 हड्डियां होती है और कुछ उपास्थियां होती है, कार्टिलेजेस होती है। हाँ लेकिन बेटा जब हम भ्रूणीय अवस्था में देखते हैं तो भ्रूणीय अवस्था में हमारे कंकाल तंत्र का अधिकांश भाग जो होता है वो उपास्थि से बनता है। तो हमने दो कंडीशन के बारे में बात किया। पहली कंडीशन हमने आपसे बात की, वो बात की भ्रूणीय अवस्था में, पहली अवस्था हमने बात करी आपसे, वो बात करी किसके बारे में बच्चे? भ्रूणीय अवस्था के बारे में। और फिर दूसरी जो हमने बात करी वो हमने आपसे बात करी, वो बात करी बेटा मेरे वयस्क अवस्था के बारे में। दूसरी जो हमने बात करी वो बात करी हमने व्यस्त अवस्था के बारे में। बच्चे जब भी कोई कहे कि भ्रूणीय अवस्था में अंतः कंकाल का अधिकांश भाग किससे बनता है? उपास्थि से बनता है। तो हमने बोला कि अंतः कंकाल का, अंतः कंकाल का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग उपास्थि से बनता है। अंतः कंकाल का अधिकांश भाग किससे बनता है? उपास्थि से बनता है। और वो उपास्थि जो कंकाल तंत्र के अधिकांश भाग का निर्माण करती है उसे बोलते हैं काचाभ। उपास्थि, उस उपास्थि का नाम है बेटा काचाभ उपास्थि, या उसे बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ये थी जो भ्रूणीय अवस्था में कंकाल तंत्र के अधिकांश भाग का निर्माण करती है। लेकिन अगर एक वयस्क व्यक्ति के शरीर को देखोगे, अगर मेरे शरीर को देखोगे, तो मेरे कंकाल तंत्र का अधिकांश भाग किससे बना है? बोन से। किससे बना है? बोन से। तो मैंने बोला अंतः कंकाल का, अंतः
कंकाल का अधिकांश, अंतः कंकाल का अधिकांश भाग बोन से बनता है। अंतः कंकाल का अधिकांश भाग किससे बनता है? बोन से बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई वयस्क बने उससे पहले भ्रूण अवस्था में तो रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो कहने का मतलब क्या था कि भ्रूण में जो उपास्थियां थी वो किसमें बदल गई? धीरे धीरे जन्म के बाद वो किसमें बदल गई? वो अस्थि में बदल गई। किसमें बदल गई? अस्थि में बदल गई। तो हमने क्या बोला कि भ्रूणीय अवस्था में अंतः कंकाल उपास्थि से बना था, वयस्क अवस्था में अधिकांश भाग अस्थि से बना है। तो मैं क्या कहूं, क्या हुआ? उपास्थियों का अस्थियों में रूपांतरण हुआ। उपास्थियों का क्या हुआ बेटा? उपास्थियों का अस्थियों में, उपास्थियों का अस्थियों में रूपांतरण हुआ, रूपांतरण हुआ, रूपांतरण हुआ। तो हमने बोला कि जन्म के बाद उपास्थियां धीरे धीरे किसमें बदल जाती है? अस्थियों में बदल जाती है, अस्थियों में बदल जाती है। जब भी बोले कि भ्रूण के अंतः कंकाल का अधिकांश भाग कौन सी उपास्थि बनाती है, तो बेटा उस उपास्थि का नाम है काचाभ उपास्थि। बेटा उपास्थि कई सारी अलग अलग प्रकार की होती है, तो ये कौन सी उपास्थि है? काचाभ, जिसको हमने बोला हाइलिन कार्टिलेज। यस। और हमने बोला कि इसका मतलब हमारे शरीर की अधिकांश अस्थियां जो है वो किससे बनी? उपास्थियों से। किससे बनी? उपास्थियों से। इसलिए ऐसी अस्थि को बोलते हैं उपास्थि जात अस्थि। कि जब हमने बोल दिया उपास्थि जात अस्थियां, अस्थियां, कि जब हमने अस्थि से बोला कि बता तू किससे बनी, तो बोली जी मैं तो उपास्थि से बनी हूं, उपास्थि के रूपांतरण से बनी हूं। इसलिए ऐसी अस्थियां जो उपास्थि के रूपांतरण से बनती है उन्हें बोलते हैं उपास्थि जात अस्थियां, उपास्थि जात अस्थियां। इतनी सी बात नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर मैं उपास्थियों के प्रकार के बारे में आपसे बात करता हूं। जल्दी से इतना सा कॉन्सेप्ट नोट करें, फिर मैं उपास्थियों के प्रकार के बारे में बात करता हूं। यस, फिर मैं उपास्थियों के प्रकार के बारे में बात करता हूं। यस, यस, नोट किया? क्या बात, बेहतरीन, बेहतरीन, जबरदस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब बड़े ध्यान से, थोड़े से इत्मीनान से देखिएगा, मैं बात करता हूं आपसे कि उपास्थियां कितने टाइप की है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आपसे उपास्थियों के प्रकार। हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो बात कर रहे हैं कि उपास्थि के प्रकार के बारे में। बेटा उपास्थियां जो है उनको हमने टोटल 4 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। कौन कौन से प्रकार? बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बोला हाइलिन कार्टिलेज, जिसको अपन बोलते हैं काचाभ उपास्थि। दूसरी अपने पास है इलास्टिक कार्टिलेज, दैट इज प्रत्यास्थ उपास्थि। तीसरी अपने पास है, उसको बोलते हैं फाइब्रस कार्टिलेज, दैट इज तंतु में उपास्थि। चौथी को बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज, दैट इज कैल्सीकृत उपास्थि, दैट इज कैल्सीकृत उपास्थि। तो कुल मिला के अपने पास उपास्थियां जो है वो अपने पास कितने प्रकार की हुई? 4 प्रकार की। हमने बोला पहली है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरी इलास्टिक कार्टिलेज, तीसरी फाइब्रस कार्टिलेज। और फाइब्रस में भी इसको बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाइट फाइब्रस, जिसको हम बोल देंगे तंतु भी कौन सा? सफेद। इसलिए मैंने बोला श्वेत तंतु में उपास्थि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। बच्चे जब भी हमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ शरीर में सबसे ज्यादा कौन सी उपास्थि पाई जाती है, तो मैंने बोला सर्वाधिक पाई जाने वाली उपास्थि। पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है, आपका जवाब होगा हाइलिन कार्टिलेज सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपास्थि है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपास्थि का नाम क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। पूछेगा गुरुजी ठीक है, आप ये बताओ ये उपास्थि कहां पाई जाती है? बेटा हमारे जो जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट है, इन जॉइंट वाली जगह पर हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। कहां पर? जॉइंट्स पर, जॉइंट्स पर, संधि पर। तो हमने बोला ये कहां पर पाई जाती है? हमने बोला जॉइंट्स, दैट इज संधि पर पाई जाती है। ये जॉइंट्स या संधि पर पाई जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं संधिकारी उपास्थि। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संधिकारी उपास्थि। ये जॉइंट्स पर पाई जाती है, इसलिए इसको बोल दिया संधिकारी उपास्थि। इसलिए हमने इसको बोल दिया मेरे बच्चे संधिकारी उपास्थि। पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात। सवाल पूछेगा कि याद करो भ्रूण के अंतः कंकाल का अधिकांश भाग कौन सी उपास्थि ने बनाया था? जल्दी स्क्रीन पे बताओ, भ्रूण के अंतः कंकाल का अधिकांश भाग कौन सी उपास्थि ने बनाया था? जल्दी जवाब दो। तो हमने बोला भ्रूण के अंतः कंकाल, भ्रूण के अंतः कंकाल के अधिकांश भाग में, भ्रूण के अंतः कंकाल के अधिकांश भाग में उपस्थित। तो जब भी पूछे भ्रूण के अंतः कंकाल के अधिकांश भाग में कौन सी पाई जाती है? हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। नेक्स्ट अगला पूछेगा सर इस इलास्टिन कार्टिलेज के बारे में कुछ खास बात बताइए। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, ये इलास्टिन कार्टिलेज है, ये बहुत ज्यादा लचीली होती है। तो सर्वाधिक लचीली उपास्थि कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ उपास्थि कौन सी है? हाइलिन सॉरी इलास्टिक कार्टिलेज। तो हमने बोला सर्वाधिक लचीली और मैं कहूं प्रत्यास्थ उपास्थि। सर्वाधिक लचीली या प्रत्यास्थ उपास्थि कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज। पूछेगा गुरुजी कहां पर पाई जाती है? बेटा देखो ये हमारे नाक का नाक का टिप वाला भाग है, नोक वाला भाग है। तो नाक की नोक में ये जो उपास्थि है ये कौन सी उपास्थि है? इलास्टिक कार्टिलेज। तो उदाहरण पूछे तो हमने बोला नाक की नोक,
नाक की नोक, टिप ऑफ नोज, ये वाला जो भाग है इसमें कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। हमारा कर्ण पल्लव जिसको बोलते हैं ईयर पिन्ना, ये बाह्य कर्ण का भाग है। ये किसका भाग है? बाह्य कर्ण का भाग है। इस ईयर पिन्ना को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, छोड़ देंगे, मतलब इसमें भी लचीलापन है, इलास्टिसिटी है। तो हमने बोला दूसरा उदाहरण हमारा है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। और ये ईयर पिन्ना क्या है? यही मेरे पास है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में, ईयर पिन्ना में भी कौन सी उपास्थि पाई जाती है? इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। नेक्स्ट अगली पूछ रहा है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। बहुत ध्यान से देखना। अब याद करो व्हाइट फाइबर बोलते हैं कोलेजन तंतुओं को, और कोलेजन तंतु सबसे मजबूत होते हैं। तो जब भी पूछे सबसे मजबूत उपास्थि, सबसे मजबूत उपास्थि, सबसे मजबूत उपास्थि वो कौन सी है? वो है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, क्योंकि उसमें व्हाइट फाइबर कोलेजन तंतु पाए जाते हैं और कोलेजन तंतु बहुत मजबूत होते हैं। अब पूछेगा बताओ ये उपास्थि कहां पर पाई जाती है? बेटा याद रखना कशेरुक दंड की समीपवर्ती अस्थियों के बीच, जिसको अपन बोलते हैं ना इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो ध्यान रखना हमने बोला कशेरुक दंड की समीपवर्ती अस्थियों के बीच, अस्थियों के बीच, और वो अस्थियों के बीच है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाई जाती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाई जाती है। अब ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क कैसे बनता है, क्या कहानी है, ये कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल वहां पे हम आपको बताएंगे कि अगर कशेरुक दंड को, रीढ़ की हड्डी को देखोगे तो उस रीढ़ की हड्डी में ऐसे ऐसे हमें बहुत सारी कशेरुकाएं दिखाई देगी, और इन कशेरुकाओं के बीच में पाई जाती है ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये पाई जाती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो ये गुलाबी रंग की जो हमने बताई है इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क बताई है एक्जेक्टली में इसी का निर्माण किससे होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से होता है। किससे होता है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज से होता है। सबसे अंत वाली कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बेटा एक बात याद रखना, जहां पर भी कैल्शियम आयनों का जमाव होगा, कैल्शियम लवणों का जमा होगा तो कैल्शियम लवण कठोरता प्रदान करते हैं। तो सबसे कठोर उपास्थि कौन सी है? हमने बोला सबसे कठोर उपास्थि, सबसे कठोर उपास्थि। तो जब भी बोले कि बताओ सबसे कठोर उपास्थि कौन सी है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, पूछेगा ये कहां पर पाई जाती है? हमने बोला हाथ और पैरों में उपस्थित। ये अपने पास हाथ और पैरों में पाई जाती है, हाथ और पैरों में पाई जाती है। बेटा इतनी सी बात नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एनसीईआरटी माता की एक लाइन बताता हूं। एनसीईआरटी माता ने यही उदाहरण लिख के दे रखे हैं, लेकिन मैंने इन उदाहरणों को अलग अलग प्रकार की कार्टिलेज में अलग अलग करके दे दिया। एनसीईआरटी माता ने सारे सारे इकट्ठे लिख के दे रखे हैं। यस, इकट्ठे लिख के दे रखे हैं। यस, इकट्ठे लिख के दे रखे हैं। पहले इतनी सी बात नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ लोगों के दुख दर्द देख लेता हूं। हाँ, डाउट वाला ऑप्शन अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, ये दिखाई देते हैं फिर मैं देखता हूं लोगों के दुख दर्द। किसी ने काम की बात पूछ रखी है कि नहीं पूछ रखी, कुछ लोग अपने दुख दर्द है बेटा वो डायरेक्ट चैटिंग में ही लिख दिया करो स्क्रीन पे। मैं हर एक इंसान की चैटिंग को बखूबी पढ़ता रहता हूं। यस, तो अगर कोई सवाल काम का आया तो बिल्कुल उसका जवाब दे दिया जाएगा। यस यस यस। यहां पे हम किसी के दुख दर्द है कुछ लोगों के देख लेते हैं। सर मॉड्यूल कहां से ले? पीडब्ल्यू से ले, दुकान से मिलेगी एनसीईआरटी की। यस सरिता बिल्कुल सही कहा, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज में प्यूबिक सिम्फाइसिस भी आता है, लेकिन प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में बात बताऊंगा बेटा, जब हड्डियों के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी लोगों को उस बारे में नहीं पता चलेगा, वहां बताऊंगा। अभी एनसीईआरटी ने इतना ही बात दे रखी है। जी मुझे आपसे मिलना, बिल्कुल आ जाइए, कभी भी आ जाइए मिलने के लिए। अंजू बिल्कुल प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी होता है बेटा, बिल्कुल सही बात है ना, इसी पेल्विक रीजन को आपस में जोड़ने वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसमें भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, एकदम सही बात, शाबाश। लेकिन अभी केवल इतना याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने केवल इसी के बारे में बात कर रखी है। मैं आगे चल रहा हूं एनसीईआरटी माता की लाइंस के बारे में बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, बड़े ध्यान से शिद्दत से देखना। वो कह रहा है इसका अंतरकोशिकीय पदार्थ उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो ठोस होता है, विशिष्ट होता है, अनम्य होता है। अनम्य का मतलब प्लायबल, कैसा होता है? प्लायबल होता है, संपीड़न रोधी होता है। बोला ठीक बात है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं जिसको बोला था उपास्थि अणु, बेटा इसी को अपन बोलते हैं कोन्ड्रोसाइट, इन्हीं को अपन बोलते हैं कोन्ड्रोसाइट कहते हैं। ये कोन्ड्रोसाइट कहां? ये कोन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स का स्राव करती है, और मैट्रिक्स में छोटी छोटी गुहाओं में बंद होती है, और मैट्रिक्स की छोटी छोटी गुहाओं को अपन बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं? लैक्यूना। मैट्रिक्स की छोटी छोटी गुहाओं को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। अब क्या कह रहे हैं कि कशेरुकी भ्रूण में विद्यमान अधिकांश उपास्थियां, हमने बोला कशेरुकी का जो भ्रूण है उसके अंतः कंकाल के अधिकांश भाग का निर्माण कौन करती है? उपास्थियां। और इन अधिकांश उपास्थियों से ही वयस्क अवस्था में अस्थि का निर्माण होता है, वयस्क अवस्था में अस्थि का निर्माण होता है, वयस्क अवस्था में अस्थि का निर्माण होता है। यस यस। फिर कह रहा है वयस्क में कुछ अस्थियां नाक की नोक में, भैया नाक की नोक में इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। बाह्य कान, बाहर वाला कान ईयर पिन्ना में,
संधियों, अरे संधियों, जोड़ वाली जगह पे हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। मेरुदंड, कशेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहा है कि आसपास की अस्थियों में, समीपवर्ती अस्थियों के मध्य, जिसको बोला था इंटरवर्टेब्रल डिस्क, उस इंटरवर्टेब्रल डिस्क में कौन सी पाई जाती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाई जाती है। पैर और हाथ में, हाथ और पैरों में जो बता रखी है वो कौन सी दिखाई दी है भैया? कैल्सिफाइड कार्टिलेज को देखना हो तो हाथ और पैरों में आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हाथ की इस बाजू वाली हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, इसके सिर पे भी पाई जाती है, और पैर की थाई वाली हड्डी को बोलते हैं फीमर, उसके भी सिर पर कैल्सिफाइड कार्टिलेज पाई जाती है। तो एनसीईआरटी माता ने बस इतनी सी लाइन लिखी है। अगर ये लाइन एकदम क्लियर है, सटीक है, तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूं। फिर जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूं। यस, फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूं। यस, नोट। अब बड़े ध्यान से देखना, मैं तुम्हारी जल्दी से हड्डियां तोड़ देता हूं, और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। यस, बड़े ध्यान से देखना, हम अगले के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अस्थि के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं बोन्स। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जब भी बोले हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक, शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो वो है अस्थि। तो हमने बोला ये है शरीर का सबसे कठोर ऊतक। तो जब भी बोले शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है, हमने कहा हड्डियां है। अब बड़े ध्यान से देखना, पूछेगा सर आपने बताया था कि उपास्थि जो होती है उनमें वृद्धि केवल एक दिशा में होती है। हाँ, हड्डियों में दो दिशा में होती है। तो सबसे पहले हमने बोला द्विदिशीय वृद्धि होती है, द्विदिशीय वृद्धि होती है। तो जब भी बोले वृद्धि कैसी होती है, हमने बोला वृद्धि दो दिशा में होती है, और ऐसी वृद्धि को बोलते हैं द्विदिशीय वृद्धि। पहली बात। दूसरी सवाल आपसे पूछेगा कि सर एक बात बताओ, आपने बोला था कि उपास्थि में रक्त का परिसंचरण नहीं होता, मतलब वो ऐसा नहीं है, हड्डी में होता है क्या? बिल्कुल, हड्डी में रक्त का परिसंचरण होता है। मतलब ये मेरे पास है संवहनीय ऊतक, ये मेरे पास है संवहनीय ऊतक, ये मेरे पास है संवहनीय ऊतक, ये मेरे पास है संवहनीय ऊतक। अब सवाल पूछेगा, गुरुजी एक बात बताओ, हड्डी की जैसे उपास्थि की परिपक्व कोशिका जो थी उसे आपने बोला कोंड्रोसाइट, क्या बोला? कोंड्रोसाइट। तो आप बताओ ना, अस्थि की परिपक्व कोशिका को क्या बोलेंगे? तो हमने बोला कि अगर कोई कहे अस्थि की परिपक्व कोशिका, अस्थि की परिपक्व कोशिका, परिपक्व कोशिका, अगर कोई कहे बताओ अस्थि की परिपक्व कोशिका, तो याद रखना उसका नाम है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, अस्थि की परिपक्व कोशिका को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। पूछेगा सर एक अस्थि का छोटा सा टुकड़ा लो और उस छोटे से टुकड़े का अध्ययन करो, फिर हमें बताओ अस्थि कैसी दिखाई दे रही है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने क्या काम किया, ये हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, हमने यहाँ पे हड्डी का ये छोटा सा टुकड़ा लिया, और इस छोटे से टुकड़े का हम लोग कर रहे हैं अध्ययन। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिएगा बेटा, हमने हड्डी का छोटा सा टुकड़ा लिया और इस छोटे से टुकड़े का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये लो, हमने क्या देखा कि हड्डी का ये छोटा सा टुकड़ा का जब अध्ययन किया तो इसको बीचों बीच, बिल्कुल इसके बीचों बीच हमें दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये नलिका दिखाई दे रही है। इसके बीचों बीच यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है? ये नलिका दिखाई दे रही है। ये बीचों बीच हमें नलिका दिखाई दे रही है, और इस नलिका के चारों तरफ जब हमने देखा तो हमें ये जो दिखाई दी, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखाई दिया। ये लीजिए, हमने क्या देखा, ये बिल्कुल बीचों बीच हमें दिखाई दिया, ये बिल्कुल बीचों बीच हमें दिखाई दिया, ये एक नलिका, इसके चारों तरफ हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई दिया। बड़े ध्यान से देखना, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा था सर, फिर बाकी बचे हुए भाग में क्या था? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिए। सवाल था सर बाकी बचे हुए भाग में क्या था? बाकी बचा हुआ ये भाग, ये भाग, ये भाग। जब हमने देखा पूरी हड्डी को, तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से लॉजिक को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा। हमने क्या देखा, ये जो दिखाई दी लाल रंग की, ये लाल रंग वाली एक नलिका थी, और इस नलिका को बोलते हैं हैवर्सियन नलिका। इसको बोलते हैं हैवर्सियन, इसको बोलते हैं हैवर्सियन नलिका, इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं हैवर्सियन नलिका। बोला सर ठीक है, इसको हैवर्सियन नलिका बोलते हैं। ये हरे हरे रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में, ये जो आपको हरे हरे रंग की दिखाई दे रही है बेटा, ये हरे रंग वाली ये जो दिखाई दे रही है, ये कुछ और नहीं, ये एग्जैक्टली में कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं को ही हम क्या बोल के चलते हैं? ये हरे हरे रंग की दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं को ही हम बोल के चलते हैं ओस्टियोसाइट। इन्हें ही हम बोल के चलते हैं ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट, ये ओस्टियोसाइट कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट सर, ये गुलाबी गुलाबी रंग का क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ये गुलाबी गुलाबी रंग का जो परतों की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये एग्जैक्टली में इस हड्डी का मैट्रिक्स है, और ये हड्डी का जो मैट्रिक्स है ये परतों के रूप में होता है, और इस मैट्रिक्स की परतों को बोलते हैं लैमिली, और ये लैमिली किसके चारों तरफ? इस हैवर्सियन नलिका के चारों तरफ पाई जाती है लैमिली। तो हमने बोला ये मेरे पास है हैवर्सियन, इसी को बोलते हैं हैवर्सियन लैमिली, इसी को बोलते हैं हैवर्सियन लैमिली। और जब भी बोले हैवर्सियन लैमिली है क्या, हमने बोला मैट्रिक्स की परत, ये मेरे पास है मैट्रिक्स की परत, ये मेरे पास है मैट्रिक्स की परत, ये मेरे पास है मैट्रिक्स की परत। इन तीनों चीजों को मिला के, हैवर्सियन लैमिली को, हैवर्सियन नलिका को और ओस्टियोसाइट को, इन तीनों चीजों को मिला के ही हम बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम। इन तीनों को मिला के ही हम बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम, इन तीनों को मिला के ही बोलते हैं हैवर्सियन सिस्टम। और ये याद रखना कि हम स्तनधारियों में हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है कॉम्पैक्ट बोन, उस हड्डी का नाम है कॉम्पैक्ट बोन। ये हैवर्सियन सिस्टम केवल और केवल स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है, स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन का लक्षण है। तो मैंने बोला ये हैवर्सियन सिस्टम किसका लक्षण है? हमने बोला ये स्तनधारियों की, स्तनधारियों की, स्तनधारियों की हड्डी का नाम क्या था? कॉम्पैक्ट बोन का लक्षण है। तो जब भी बोले बताओ अगर हैवर्सियन सिस्टम दिखाई दे तो वो हड्डी कौन सी हुई, तो याद रखना अगर हैवर्सियन सिस्टम दिखाई दे, ये तीनों चीजें दिखाई दे, तो वो हुई कॉम्पैक्ट बोन, वो हुई कॉम्पैक्ट बोन, वो हुई कॉम्पैक्ट बोन। यस, पहले इतनी सी बात को नोट कीजिए, फिर इससे आगे की मैं छोटी छोटी सी बात है वो जल्दी से 2 मिनट में आपको बताता हूं। यस मेरे दोस्त,
हैवर्सियन सिस्टम को बेटा हैवर्सियन तंत्र बोलते हैं हिंदी में, हैवर्सियन सिस्टम को ही हैवर्सियन तंत्र बोलते हैं। हैवर्सियन एक वैज्ञानिक का नाम था, अब नाम तो चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे उर्दू में लिखो, वो बोला एक जैसा ही जाएगा, हैवर्सियन वैज्ञानिक का नाम था। यस, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट। अब बेटा बड़े ध्यान से देखना, अब अपने पास दो बातें हैं। पहली बात हमने एक बात करनी है इस ओस्टियोसाइट के बारे में कि ये ओस्टियोसाइट उपास्थि की कोंड्रोसाइट से किस हिसाब से अलग है, क्या कुछ नई चीज है क्या इसमें, पहली बात। और दूसरी बात हमें करनी है कि इस अस्थि का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की क्या खास बात है। तो इन दोनों बातों को मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं ओस्टियोसाइट के बारे में। बच्चे हमने बोला जैसे उपास्थि की परिपक्व कोशिका को बोला था कोंड्रोसाइट, उसी तरह अस्थि की परिपक्व कोशिका को बोलते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट। उपास्थि की कोशिका कोंड्रोसाइट कहां रहती थी? लैक्यूना में। तो याद रखना ये भी कहां रहती है, ये कोशिका भी मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है। तो मैंने बोला कहां, मैंने बोला ये अस्थि के मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है, स्थित होती है। ये अस्थि के मैट्रिक्स में लैक्यूना के अंदर स्थित होती है। कौन सी? ओस्टियोसाइट। वो भी स्थित थी। अब उपास्थि में क्या देखा था कि एक लैक्यूना में मिनिमम एक और मैक्सिमम 4 कोशिका होती थी, लेकिन यहां पे एक लैक्यूना में केवल एक ही ओस्टियोसाइट पाई जाती है। तो मैंने बोला कि प्रत्येक लैक्यूना में केवल एक ओस्टियोसाइट पाई जाती है। प्रत्येक लैक्यूना में केवल कितनी ओस्टियोसाइट पाई जाती है? एक लैक्यूना में केवल और केवल एक ही ओस्टियोसाइट पाई जाती है। ये बात हमने किसके बारे में कर ली मेरे दोस्त? ये हमने इस ओस्टियोसाइट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया। अब सवाल था गुरुजी आप हमें इस अस्थि के मैट्रिक्स के बारे में बताओ। हम बात कर रहे हैं आपसे किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं अस्थि का मैट्रिक्स। हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? अस्थि के मैट्रिक्स के बारे में। बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से देखना बेटा। सबसे पहली बात मैंने बताई थी, वो आपसे बताई थी कि अस्थि जो है वो उपास्थि की तुलना में कठोर होती है। अस्थि उपास्थि की तुलना में क्या होती है? कठोर होती है। तो कठोर होती है तो क्या खास बात थी? वो खास ये थी क्योंकि अस्थि का मैट्रिक्स जो था वो कैसा था? ठोस था। ठोस के साथ साथ कैसा था? कठोर। तो मैट्रिक्स कैसा होता है? हमने बोला ठोस, कठोर तथा अनआनम्य। अनआनम्य, ठोस, कठोर तथा अनआनम्य मैट्रिक्स। अब ध्यान रखना अनआनम्य का मतलब क्या था? अनम्य का मतलब था प्लाइबल। तो ये अनआनम्य है। इस अनआनम्य वर्ड का मतलब हुआ नॉन प्लाइबल। अनआनम्य का मतलब हुआ वो हुआ नॉन प्लाइबल। इसका मतलब हुआ नॉन प्लाइबल। इसका मतलब हुआ नॉन प्लाइबल, मतलब इसमें लचीलापन नहीं है। अब सवाल था गुरुजी आपने बोला अस्थि का मैट्रिक्स ठोस होता है। ठोस तो होता ही है क्योंकि कैल्शियम में कठोर होता है। इसमें इतनी कठोरता भी क्यों है और इसमें लचीलापन क्यों नहीं है? ये बात बताओ, बड़े ध्यान से देखना। मतलब सबसे पहले मैंने बोला कि अस्थि के मैट्रिक्स में जैसे उपास्थि के मैट्रिक्स में कोंड्रिन प्रोटीन थी, यहां पर ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। ओसीन प्रोटीन जो होती है वो ओसीन प्रोटीन यहां पर क्या होती है बेटा? उपस्थित। पहली बात यहां पर ओसीन प्रोटीन जो है वो ओसीन प्रोटीन क्या होती है बेटे? उपस्थित। दूसरी बड़ी बात अगर अस्थि के मैट्रिक्स को देखोगे तो यहां पर कोलेजन तंतु बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोलेजन तंतुओं की मात्रा क्या होती है? बहुत ज्यादा। तो हमने बोला कि यहां पर कोलेजन तंतुओं की मात्रा, जब भी बोले यहां पर कोलेजन तंतुओं की मात्रा तो याद रखना कोलेजन तंतुओं की मात्रा यहां पर होती है वो होती बहुत बहुत ज्यादा। सवाल पूछेगा सर ये कोलेजन तंतु की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ये कोलेजन तंतु का क्या फायदा? याद करो कोलेजन तंतु बहुत मजबूत तंतु थे। तो जहां पर भी कोलेजन तंतु रहेंगे वो क्या प्रदान करेंगे? मजबूती। तो याद रखना क्या प्रदान करते हैं? मैंने बोला मजबूती प्रदान करते हैं। कोलेजन तंतु है वो क्या प्रदान करते हैं? हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या देखा? यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लवण पाए जाते हैं। तो हमने बोला यहां पर कैल्शियम लवण की मात्रा, यहां पर कैल्शियम लवण की मात्रा जो होती है वो कैल्शियम लवण की मात्रा भी क्या होती है बेटा? बहुत बहुत ज्यादा। अब इनमें पूछेगा कैल्शियम लवण में सबसे ज्यादा क्या? तो कैल्शियम लवण की मात्रा बहुत ज्यादा। और इनमें भी मुख्यतः क्या? कैल्शियम लवण में भी मुख्यतः जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम लवण में भी सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? मुख्यतः सबसे ज्यादा लगभग 80% कैल्शियम लवण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और ये कैल्शियम क्या प्रदान करता है? हमने बोला कठोरता प्रदान करता है। कठोरता प्रदान करता है। बोला सर ठीक है। अब एक चीज और आपने देखी इस डायग्राम में मैंने क्लियरली दिखा रखा है कि गुलाबी रंग का मैट्रिक्स है ये परतों के रूप में व्यवस्थित है। किस रूप में? परत। एक परत, उसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, ये परतों के रूप में व्यवस्थित है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो किस रूप में? परतों के रूप में पाया जाता है। और मैट्रिक्स की परतों को बोलते हैं लैमेली। तो हमने तीसरी बात बोली कि मैट्रिक्स परतों के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, में पाया जाता है। मैट्रिक्स की परतों को लैमिली या लैमिला कहते हैं। मैट्रिक्स परतों के रूप में पाया जाता है और इन मैट्रिक्स की परतों को क्या कहते हैं? लैमिली या लैमिला कहते हैं। चले भैया अब भाई साहब मैट्रिक्स की कहानी हो गई खत्म।
अब बारी अपने पास थी कि सर एनसीईआरटी माता ने तो डायग्राम बना के दिया। हाँ, एनसीईआरटी माता ने ये डायग्राम बना के दे रखा है और इस डायग्राम में मैं आपको बात करूं डिटेल में तो देखो ये बीचों बीच ये जो काले रंग की बना के दे रखी है ये मेरे पास है हैवर्सियन नलिका। यस, हैवर्सियन नलिका, ये बिल्कुल बीचों बीच काले रंग की जो बना के दे रखी है ये बना के दे रखी है हैवर्सियन नलिका। ये यहाँ पे जो ये चींटी की तरह चलती हुई दिखाई दे रही है, ये जो चींटी जैसी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ये जो चींटी जैसी आपको चलती हुई दिखाई दे रही है बेटा, ये मेरे पास है ओस्टियोसाइट्स। ये मेरे पास है ओस्टियोसाइट्स। बच्चे ये बीच बीच की जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, ये जो बिल्कुल बीचों बीच आपको ये गुलाबी रंग की सी ये कुछ खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हैवर्सियन लैमेले। इसी को बोलते हैं हैवर्सियन लैमेले। तो एनसीईआरटी ने अपने फोटो में तीनों चीजें दिखाई दे रही है और इन तीनों चीजों को ही तो मिला के बोला था हैवर्सियन सिस्टम। तो कहने का मतलब ये मेरे बच्चे कि मैंने उस डायग्राम में जो हैवर्सियन सिस्टम बनाया है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एनसीईआरटी ने बना के दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने लेबलिंग नहीं कर रखी। ये हैवर्सियन सिस्टम का ही डायग्राम बना के दे रखा है। यस, जो कि स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है, जो कि स्तनधारियों की कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है। यस यस, जल्दी से नोट करो। ये डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी की किताब है बेटा तो उसमें मेंशन कर सकते हो, बाकी आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा लेके चलता हूं, अब आपको मैं सीधा लेके चलता हूं कि ये अस्थियां जो है ये क्या कार्य करती है। थोड़ी देर में टिश्यू वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यस, कि ये अस्थियां क्या कार्य करती है। यस, हम आपको लेके चलते हैं कि अस्थियों के कार्य। बेटा जब भी कोई अस्थि का कार्य पूछे तो आपको ये तो पता है कि अस्थि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। यस, तो हमने बोला जब भी पूछे तो हमने बोला अस्थियां अस्थियां शरीर की मुख्य ऊतक है जो शरीर के कोमल अंगों के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करता है, का निर्माण करती है। पहला काम। दूसरा, ये शरीर के ऊतकों तथा अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को सहारा व सुरक्षा प्रदान करती है। ये काम भी इसी का है। तीसरी चीज याद करना, ये अस्थियां जो थी ये टेंडन के द्वारा किससे जुड़ती थी, उपस्थिति मसल से। तो हमने बोला ये कंकालीय पेशियों से जुड़कर शरीर को गति प्रदान करती है। शरीर को गति प्रदान करती है, ये भी काम इसका है। अरे भैया हमारी लंबी अस्थियां जैसे पैरों की अस्थियां तो शरीर के वजन को भार को वहन करती है। शरीर की लंबी अस्थि, शरीर की लंबी अस्थियां जैसे पैरों की अस्थि शरीर का भार वहन करती है। और याद करो हमारे शरीर की कुछ अस्थियां ऐसी भी तो है जो कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। कुछ अस्थियों में लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। लाल अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते बेटा रेड बोन मैरो, पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। कुछ हड्डियां ऐसी है जिनमें लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है और वो किसका निर्माण करती है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसका मतलब क्या निकला, मैंने यहां वर्ड लिखा कुछ अस्थियां, तो इस यहां पे मैंने वर्ड लिखा मेरे बच्चे कुछ अस्थियां, तो इसका मतलब ये निकला कि शरीर की सारी हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता, शरीर की केवल और केवल कुछ हड्डियों में ही लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है, लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है और उन्हें अपन बोलते हैं स्पंजी बोन। कौन सी बोन, स्पंजी बोन। तो जब भी बोले बताओ लाल अस्थि मज्जा जिन अस्थियों में पाया जाता है वो अस्थियां कौन सी है, आप कहोगे उन्हें बोलते हैं स्पंजी बोन। शरीर की वो हड्डियां जिनमें लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है उन हड्डियों को क्या बोलते हैं, आप कहोगे उनका नाम है स्पंजी बोन, उनका नाम है स्पंजी बोन, स्पंजी बोन, स्पंजी बोन। अब पूछेगा सर हमारे पास दो टर्म होती है, एक टर्म को बोलते हैं हीमोपोइसिस, और एक टर्म को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। सवाल था सर इन दोनों टर्म का मतलब क्या है। बेटा हीमोपोइसिस का मतलब है रक्त का निर्माण, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया। हीमोपोइसिस का मतलब है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, हीमोपोइसिस का मतलब है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं हीमोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, 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 आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं मेरे बच्चे एरिथ्रोपोइसिस।
जब भी बोले हीमोपोइसिस मतलब रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, अगर कोई पूछे एरिथ्रोपोइसिस तो आप याद रखना आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब यहां पे जाके हमारी उपास्थि भी पूरी हो गई, मैंने आपकी हड्डियां भी तोड़ दी। मैं अंतिम छोटी सी बात कर लेता हूं, अंतिम छोटी सी बात कर लेता हूं, वो कर लेता हूं आपसे रक्त के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं इस हड्डियों के बारे में कुछ लाइंस आपको पढ़ के सुना देता हूं जो एनसीईआरटी माता ने लिखी है, याद रखना। तो कह रहा है हड्डियों में खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। हां, इसमें अनम्य, अनम्य वर्ड मत लिखना, लिखना अनआनम्य, करेक्शन करना अनआनम्य, अनआनम्य, अनआनम्य का मतलब होता है नॉन प्लाइबल। पहला करेक्शन एनसीईआरटी माता में कर लेना, यस। फिर कह रहा है इसमें कोलेजन तंतु बहुत सारे पाए जाते हैं, कैल्शियम लवण होते हैं जो अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यह शरीर का मुख्य ऊतक है जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है, बोला ठीक है। ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि की कोशिकाएं आधात्री के अंदर, अस्थि की कोशिकाएं आधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में भरी रहती है, गुहाओं में उपस्थित रहती है, दैट इज लैक्यूला में रहती है, बोला हां। पैर की अस्थि जैसे आपकी लंबी अस्थि शरीर का भार वहन करने का काम करती है। अस्थि कंकालीय पेशी से जुड़ जाती है, ये कंकालीय पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती है। कुछ अस्थियों में, इन कुछ अस्थियों का मतलब ये बात किसके बारे में कर रहा है, स्पंजी बोन्स में अस्थि मज्जा पाया जाता है जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। यही एनसीईआरटी माता की लाइन है। एनसीईआरटी माता ने केवल इतना सही दिया है अस्थि में। अब मैं अंतिम ऊतक के बारे में बात करता हूं आपसे, और वो अंतिम ऊतक के बारे में 2 मिनट में बात करता हूं और फिर रसगुल्लों की अदालत में ले चलता हूं। हम बात कर रहे हैं तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक के बारे में। हम तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे अगर ये तरल या संवहनीय संयोजी ऊतक को देखें तो ये भी एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है, लेकिन इसका मैट्रिक्स जो होता है वो पानी की तरह पतला होता है, अत्यधिक पतला तथा तंतु रहित मैट्रिक्स। तो हमने बोला पतला तथा तंतु रहित मैट्रिक्स, तंतु रहित मैट्रिक्स पाया जाता है। हमने बोला इसमें पतला तथा तंतु रहित मैट्रिक्स पाया जाता है, बोला सर ठीक है। ये क्या काम करता है, ये शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। जब भी पूछे कार्य, हमने बोला शरीर में पदार्थों के परिवहन में सहायक। जब भी पूछे तरल संयोजी ऊतक में किसको शामिल किया गया है, बेटा इसमें शामिल किया गया 2 चीजों को। पहली चीज अपने पास है ब्लड एंड दूसरी चीज अपने पास है लिम्फ। अब यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य और उनके परिसंचरण में हम इनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आपको ब्लड के बारे में बता के जाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। तो आप एक बार आ जाइए, जल्दी से हम बात करते हैं आपसे ब्लड के बारे में। बच्चे ये जो ब्लड है, इस ब्लड के 2 भाग हैं। ब्लड का पहला भाग जो होता है उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा, ये ब्लड का पहला भाग है। प्लस ब्लड का दूसरा पदार्थ भाग जो है उसे अपन बोलते हैं संगठित पदार्थ, ये ब्लड का दूसरा भाग है। अब एक एक करके देखिए बच्चे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लड के प्लाज्मा भाग के बारे में। ये प्लाज्मा भाग जो है इसे रक्त का मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने बोला ये क्या है, हमने बोला रक्त का मैट्रिक्स। ये मेरे पास रक्त का मैट्रिक्स भाग है, बोला सर ठीक है। पूछेगा ये रक्त का मैट्रिक्स भाग कुल भाग का कितने प्रतिशत भाग है, तो हमने बोला ये मेरे पास है लगभग 55% भाग। कुल रक्त का 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसे ही बोलते हैं रक्त का मैट्रिक्स। पूछेगा सर इसका रंग, जब भी पूछे रंग, हमने बोला रंग बराबर हल्का पीला, हल्का पीला, और इस हल्के पीले रंग को अपन बोलते हैं स्ट्रो कलर। तो जब भी बोले इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा स्ट्रो कलर, तो अगर कोई कहे स्ट्रो कलर कौन सा होता है तो आप कहना हल्के पीले रंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रो कलर बोलते हैं। चलिए भैया, दूसरा पूछेगा संगठित पदार्थ। बेटा ये संगठित पदार्थ जो होता है, ये संगठित पदार्थ रक्त का 45% भाग है, लगभग 45% भाग जो है उसे क्या बोलते हैं, संगठित पदार्थ बोलते हैं। इस संगठित पदार्थ में क्या क्या शामिल है, बेटा इस संगठित पदार्थ में ही अपने पास शामिल है आरबीसीज, इस संगठित पदार्थ में ही अपने पास शामिल है डब्ल्यूबीसीज, इस संगठित पदार्थ में ही अपने पास शामिल है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो बेटा ब्लड के बारे में हम केवल इतनी सी बात, एक ओवरव्यू ही कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में बाकी सारी बातें बहुत डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। यस, अब एनसीईआरटी माता क्या कहती है सुन लीजिएगा, एनसीईआरटी माता क्या कहती है सुन लीजिएगा। एनसीईआरटी माता कहती है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें जीव द्रव्य, लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं, और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे 17 और 18 नंबर के अध्याय में, ऐसा एनसीईआरटी माता ने कहा। तो कहने का मतलब हमने एपिथेलियम टिश्यू पूरा कर लिया, हमने कनेक्टिव टिश्यू पूरा कर लिया, हमने यहाँ पे पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक जो था उनको छोड़ दिया, क्योंकि बेटा इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा अगले चैप्टर में। जब मैं गमन तथा संचलन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पेशी ऊतक के बारे में बात करूंगा, जब तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं नर्वस टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो मतलब यहां पर जाकर जंतु ऊतक वाला पूरा का पूरा पोर्शन एकदम हो गया खलास खलास खलास। भाई मैंने ये पूरा का पूरा पोर्शन बहुत बहुत धीरे पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, वो लर्निंग वाली चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, वो बोरियत फील कराने वाली थी, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट सलीके से समझ में आए, हमें डरना ना पड़े। ठीक है, इस हिसाब से सारी बात बताई गई है। मतलब अब हम चलेंगे रसूलों की अदालत में, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम मेंढक पकड़ने वाले हैं, वो कहते हैं ना टर टर। हाँ जी, तो तुम्हारे अंदर के भी मेंढकों के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन अभी मैं चलता हूं रसूलों की अदालत में। तो मुझे बता दीजिए, आर यू रेडी गाइस, जल्दी बता दो। अभी चेक कर लेते हैं किसमें कितना दम है। तो आर यू रेडी गाइस, जल्दी बताओ, रेडी हो कि नहीं हो, जल्दी बताओ, रेडी हो कि नहीं हो, जल्दी बताओ। यस, जल्दी बताओ, रेडी हो कि नहीं हो, बताओ भाई, बताओ जल्दी से। रेडी? तो भाई आ जाओ, ये रहा पूरे 5 करोड़ का दिल दहला देने वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि यार सर सवाल में लास्ट वाला चौथा ऑप्शन समझ में नहीं आया। उम्मीद कर रहा हूं आज चौथा ऑप्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज दोबारा से सवाल लगाओ। यस मेरे दोस्तों, लगाओ। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पे है। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से लगा दीजिए।
देखते भैया किस में कितना है दम। ये तो पूरे के पूरे टिश्यू का रिवीजन करवाने वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद सवाल। चलो भाई देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है नीचे दिए गए 1 से 4 कथन दिए गए हैं, प्रत्येक के 2 रिक्त स्थान है, विकल्प को चुन के सही सही भरना है। स्तंभाकार उपकला लंबी तथा पतली कोशिका होती है और उनमें केंद्रक जो होता है वो केंद्रक आधारीय भाग में होता है। लाइन पूरी। चले दूसरे पे आ जाओ। कोलेजन तंतु जो है ये मजबूती प्रदान करते हैं। कोलेजन तंतु क्या प्रदान करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। और इलास्टिन तंतु जो है वो लचीलापन प्रदान करते हैं। वो लचीलापन प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। वसा ऊतक जो है वो एक ढीला संयोजी ऊतक है जिसका काम है वसा का संग्रहण करना, और ये मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है और इसे ही बोलते हैं हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट, कंडरा जो होता है वो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। अब देख लो भाई, ए वाले में पहली बात सही है, दूसरी बात सही है, सातवीं में सातवां तो पेशी आना चाहिए, इसे अस्थि दे दिया, आठवां अस्थि आना चाहिए, पेशी दे दिया, पहला गलत है। दूसरे में पहली ही कहानी गलत है तो दूसरा तो गलत हो गई। तीसरा में मजबूती, तीसरा मजबूती, चौथा लचीलापन, पांचवा ढीला, छठा त्वचा, सारी बात सही है। पांचवें में घना, गलत बात। छठे में पेशी, गलत बात। तो ये तो गलत बात है, तो आंसर हो गया थर्ड, आंसर हो गया थर्ड। तो जिन बच्चों को पिछले लेक्चर में चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था, अब उनके सारे फ्यूज जुड़ चुके हैं, अब बात सही आनी चाहिए। यस, ओ माय गॉड, लगभग 70% जनता का सही जवाब, 70% जनता का सही जवाब। आज देखेंगे भाई साहब कि कौन टॉप करता है। कल 10 में 7, टॉप 10 में 7 पापा की प्रजाति, मम्मी के मगरमच्छ गायब थे, तो आज चैलेंज है मम्मी के मगरमच्छ हो, क्या कुछ इतिहास रच पाओगे कि नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आ जाओ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, जल्दी से आ जाओ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पर बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, जल्दी से देखिए। बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है संयोजी ऊतकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा है संयोजी ऊतक जटिल जंतुओं के शरीर में बहुतायत में पाए जाते हैं और अधिक फैले होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये दूसरे ऊतकों को जोड़ने में आधार प्रदान करने का काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उपकला ऊतक को आधार प्रदान करते हैं। इनमें अस्थि, उपास्थि, कंडरा, वसा, लचीले संयोजी ऊतक जैसे विभिन्न ऊतक शामिल है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत से अंगों के आंतरिक में बाह्य अस्तर बनाते हैं ना, ये तो उपकला ऊतक का काम है। सभी संयोजी ऊतकों में रक्त को छोड़कर, तो कह रहा है रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्राव करती है, जिन्हें कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रक्त में तंतु नहीं होते, तो गलत बात तो केवल चौथी नंबर की है, इसलिए आंसर गया ए, आंसर गया ए। ये सवाल भी मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं। यस, ओ माय गॉड, 37% जनता ने सही जवाब दिया, जबकि ये सवाल पुरानी वाली क्लास में मैं करवा चुका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पिछली क्लास को सीरियसली पढ़ के नहीं आते, ऐसे ही मुंह पे पोंछा लगा के आते हैं। और बेटा अगर ये तरीका रहा तो परिणाम बेहद दुखद होने वाला है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पुरानी चीजें थी वो चेक कर ली तो पता चल गया, नहीं तो भाई साहब लंका लग जाती। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ, इसमें एक बार चेक करके देख लेते हैं किसमें कितना है दम। आ जाओ भाई, बहुत अच्छा सवाल है। जल्दी जल्दी लगाइए भाई, जल्दी लगाइए। यस, पोल लगाइए, जल्दी से पोल कीजिए भाई। ये पोल ही कुछ गड़बड़ करने लग गया। चलो ठीक है भाई, यहाँ कह रहा है मैच द कॉलम वसा ऊतक, तो वसा का काम है वसा का संग्रहण करना। ओहो, पहले में 4, इसीलिए तुमने सीधा मार दिया कि और किसी में 4 दे ही नहीं रखा, और किसी में 4 दे ही नहीं रखा। यस, बेहतरीन। अगला सवाल लगाइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा सवाल। यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस, बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। यस, लगाओ साहब। याद रखना बबली मोटी, याद कर लेना बबली को, बबली को याद कर लेना, अभी आएगी बबली काम ऐसे ही सवाल में। बड़े बेवफा लोग निकले यार। नहीं कर, सबसे तेज आंसर किया करनी है, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं आज का होमवर्क। सबसे पहले तो बेटा आपको डीपीपी लगानी है।